तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो है देखने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की शेप को यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरह से हम बनाएं। इससे पहली वीडियो में हमने जो है बच्चों रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन इनकी बात की हुई है। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो हमने बात की थी बच्चों कि जो 5 वेव फंक्शन होता है, रेडियल पार्ट था उसमें और एंगुलर पार्ट था। तो रेडियल पार्ट बच्चों इससे निकल के आते हैं क्वांटम नंबर n और l, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड है बच्चों थीटा पार्ट हमने देखा है पीछे, और इनटू 5 पार्ट देखा है। तो 5 पार्ट बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और थीटा में रहते हैं बच्चों l और m क्वांटम नंबर्स रहते हैं। तो रेडियल पार्ट का जो सॉल्यूशंस आए थे बच्चों ये आए थे थीटा के जो सॉल्यूशन आए थे ये आए थे, और फाई के बच्चों ये सॉल्यूशन यहाँ पर आया था। पिछली वीडियो में देखा, इनसे हमने जो है बच्चों कुछ वेव फंक्शंस दिखा रहे थे। इनमें वैल्यू रखते हुए n और l की वैल्यू पुट अप करते हुए, सपोज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 l = 0 के लिए, तो वहाँ से वेव फंक्शंस हमने कैलकुलेट किए। इसी तरह से बच्चों इसमें वैल्यू जो है हमने l की वैल्यू पुट करते हुए किस l और m के लिए क्वांटम नंबर निकालना है, तो कुछ वेव फंक्शंस हमने बच्चों वहाँ पर निकाले थे। यहाँ पर m की वैल्यू पुट करते हुए इस वेव फंक्शन में, तो इस तरह से कुछ वेव फंक्शंस पीछे आए थे, लेकिन उनको ग्राफ किस तरह से प्लॉट करें और ऑर्बिटल की शेप किस तरह से निकाली जाती है उसको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शंस आए कहाँ से हैं बच्चों? जो वेव फंक्शंस हम यूज़ करेंगे इनके सॉल्यूशन से। अगर वो क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हो। चलो बच्चों आगे चलते हैं इनके। तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल हम बात कर रहे हैं, यहाँ करने जा रहे हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल। वो आएगी वेव फंक्शन से जो कि ऊपर वाले सॉल्यूशन से निकल के r थीटा फाई के निकल कर आई है। द शेप ऑफ द ऑर्बिटल कैन बी फाउंड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी एट डिफरेंट पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ हम क्या पता करके कि इलेक्ट्रॉन की कितनी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी आएगी किससे बच्चों? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम साई स्टार साई से, या कहें बच्चों रियल वेव फंक्शन तो साई स्क्वायर डी टाउ से, जैसा कि बोर्न इंटरप्रिटेशन है। तो उसके चारों तरफ उसकी प्रोबेबिलिटी जो वेव फंक्शंस है उनका स्क्वायर करके हमें पता चल जाएगी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की न्यूक्लियस के चारों तरफ। द शेप ऑफ द ऑर्बिटल कैन बी फाउंड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी एट डिफरेंट पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। दीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। ये कैसे प्राप्त की जा सकती है? वेव फंक्शन को फाउंड करके। तो बच्चों वेव फंक्शन जो है 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ, रेडियल पार्ट और स्फेरिकल हार्मोनिक्स। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? स्फेरिकल हार्मोनिक्स। थीटा और फाई पार्ट को कंबाइन को, ये हमें क्या बताता है बच्चों? एंगुलर पार्ट बताता है। थीटा और फाई क्या बता रहा है बच्चों? हमें एंगुलर पार्ट की प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो एंगल पे किस तरह से डिपेंड कर रही है। और रेडियल पार्ट हमें क्या बताता है कि न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस से दूर जाने पर, डिस्टेंस पे दूर जाने पर प्रोबेबिलिटी जो है साई स्क्वायर किस तरह से घट और बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है। और किस में है बच्चों? रेडियल पार्ट में, एंगुलर, कि इसके चारों तरफ एंगल पर किस तरह से रेडियल प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी, वो रहेगा बच्चों एंगुलर पार्ट में। द रेडियल वेव फंक्शन आर गिव्स, आर क्या देता है बच्चों? हमें एनर्जी के बारे में बताता है और साइज के बारे में बताता है। तो हम जब बच्चों एनर्जी का फार्मूला पिछली वीडियो में हमने बात की है, तो वहाँ पर केवल जो है बच्चों माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट की बात की थी, और Z² वहाँ पर बच्चों पीछे बार जाकर के आप फार्मूले में देख सकते हो। केवल किसकी बात हुई है? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की केवल बात हुई है वहाँ पर ना तो L टर्म आ रही है और ना M टर्म आ रही है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो जो एनर्जी का फार्मूला उसमें केवल क्या आता है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है। तो इसका मतलब L और M पर तो एनर्जी डिपेंड ऑर्बिटल्स की नहीं करती है। हाइड्रोजन लाइक अदर एटम की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि एनर्जी फिर L पर भी डिपेंड करने लगती है। लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हो गया? किस तरह के एटम? जिनके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि H हो गया, या हीलियम पर 1+ लगाएं, या लिथियम पर 2+, या फिर बेरिलियम पर 3+, इस तरह के एटम्स के लिए तो एनर्जी केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही डिपेंड करती है। और साइज, क्योंकि यहाँ पर रेडियल पार्ट बताएगा कि डिस्टेंस के साथ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरह से डिक्रीज हो रही है, तो हमें साइज का पता चलेगा और एनर्जी का। द ऑर्बिटल वेयर एज थीटा और फाई गिव्स द शेप के बारे में बताएंगे, या फिर ओरिएंटेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि जैसे वो एंगल के बारे में बताएंगे कि इधर जाने पर, एंगल पर जाने पर, रोटेट करने पर, थीटा और फाई रोटेट करने पर किस तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, कहाँ पर बढ़ रही है, कहाँ पर घट रही है। तो हमें शेप की जानकारी देंगे और किसकी जानकारी देंगे? ओरिएंटेशन की।
वी प्लॉट साई स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो प्लॉट हम करेंगे बच्चों किसके वर्सेस करेंगे, साई स्क्वायर जो वेव फंक्शंस है वर्सेस डिस्टेंस आर के रेस्पेक्ट में हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो क्या कहलाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किस तरह से बटी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या प्रोबेबिलिटी बच्चों किसकी, इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये कहलाएंगे, जो कि हम किसके साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और आर रेडियस के वर्सेस प्लॉट करेंगे। एक एक्सेस पर साई स्क्वायर, दूसरे एक्सेस पर आर। इस तरह के ग्राफ जो होंगे बच्चों वो क्या कहलाएंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाएंगे। वो प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी देंगे कि न्यूक्लियस से जाने पर, दूर जाने पर किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी किस तरह से डिक्रीज है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उनको हम बोलेंगे। The value of the radial wave function for the electron in first two orbital are as follows। तो बच्चों ये प्रीवियस वीडियो में हम रेडियल पार्ट में n इक्वल टू बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 1, l हो गया बच्चों 0। इसके लिए हमने जो है पीछे वैल्यू जो रेडियल पार्ट में निकाली थी, तो बच्चों ये फंक्शन आया था। इसके बच्चों दो पार्ट हैं। पहला हो गया बच्चों नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, ये कॉन्स्टेंट है, इसमें आर पार्ट आ नहीं रहा, वेरिएबल आ नहीं रहा, मतलब डिस्टेंस जो है आर के साथ किस तरह से घटिया बढ़ रही है। तो पहला पार्ट क्या, कांस्टेंट पार्ट है जिसे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कह रहे हैं। ये बच्चों जो है आर वाला पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है, e⁻−ZR0। ऐसे बच्चों n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 0 के लिए, तो ये वे फंक्शन बच्चों 2 पार्ट नॉर्मलाइजेशन, और ये फंक्शनल पार्ट हो गया जिसमें r आ रहा है। तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया बच्चों, n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 0 मतलब s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन हो गया रेडियल वेव फंक्शन, और 1s के लिए बच्चों ये हो गया। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। तो यहाँ पर जैसे मैंने दिखा दिया, वेरिएबल जो प्रोपोर्शनल है, आगे कुछ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, लेकिन 1 0 के लिए क्या है, e⁻−ZR/A0 है, और 2 0 के लिए केवल बच्चों ये फंक्शन पार्ट है जिसमें r आ रहा है। बाकी ये पार्ट क्या, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, उसमें रेडियल जो वेरिएबल है वो कहीं पर नहीं आ रहा है ना। तो वेरी जो करेगी रेडियल पार्ट जो वेव फंक्शन है हमारा, वो किस तरह से वेरी करेगा, केवल इस पर डिपेंड करेगा, कम ज़्यादा होना। आगे तो कांस्टेंट वाला पार्ट है, आगे क्या है, कांस्टेंट वाला पार्ट है, केवल वेरिएबल पार्ट क्या है, ये है। तो देखते हैं बच्चों, हमें प्लॉट करने हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, न्यूक्लियस से दूर जाते हुए किस तरह से प्रोबेबिलिटी डिक्रीज है, इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी के जैसे कि क्या होती है, वेव फंक्शन का स्क्वायर बोर्न इंटरप्रिटेशन से, या फिर इसको कहते हैं साई स्टार साई। तो एक एक्सेस पे बच्चों ये लिया है रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल पार्ट के वाला हम ले रहे हैं बच्चों आर स्क्वायर वर्सेस न्यूक्लियस से दूर जाते हुए। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल पे बच्चों माइनस है, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती जाएगी। न्यूक्लियस पे मैक्सिमम होगी, न्यूक्लियस यहाँ है और इससे डिस्टेंस दूरी की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस की तरफ को जा रहे हैं। तो जो दूरी है ये जो आर है, तो इस एक्सेस पे क्या ले रहे हैं बच्चों, आर ले रहे हैं, और यहाँ पर वाई एक्सेस पर क्या ले रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से घट रही है। तो हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी 1s ऑर्बिटल में। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के रहने की कहाँ पर बता रहे हैं हम यहाँ पर, कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है न्यूक्लियस के अराउंड रहेगी, न्यूक्लियस पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ से स्टार्ट है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस जाएंगे तो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये बच्चों ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया 1s ऑर्बिटल के लिए। 2s ऑर्बिटल के लिए क्या बता रहा है बच्चों ये फंक्शन, यहाँ पर देखो आर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से बच्चों दूर जाएंगे तो यहाँ पर बच्चों दो पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट्स तो क्या करेगा, जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा ये पार्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा प्रोबेबिलिटी, और ये बच्चों होगा रेडियल पार्ट, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पहले r इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, r इक्वल टू 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, और e की पावर क्या हो गई 0 हो गई। तो 2 यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 2। तो जैसे जैसे हम बच्चों आगे रेडियस इंक्रीज होगी, न्यूक्लियस से दूरी इंक्रीज होगी, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल वाला है इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होनी होगी। तो फंक्शन डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर एक पॉइंट ये आएगा जहाँ पर ये वाला फंक्शन जो है 2 के बराबर हो रहा होगा ZR/A0। तो वहाँ पर ये जब ये r जैसे जैसे हम इंक्रीज हुए, ये वाला पार्ट किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो ये
हो गया 0 के बराबर, 2 माइनस एस। जब ये 2 के बराबर हो जाएगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट आगे बच्चों एक नोड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे तो बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हम तो वेव फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम नीचे की तरफ ना दिखा करके इसका प्रोबेबिलिटी कर्व को बना रहे हैं, नहीं तो उसका वेव फंक्शन देखेंगे तो माइनस की तरफ को जाता। ठीक है बच्चों, फर्दर ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एक हद तक ये इंक्रीज होगा, फिर बच्चों ये पार्ट ये फर्दर डोमिनेंट होगा तो ग्राफ को फिर ये नीचे ले आएगा। तो इस तरह से तो 2s का जो 2s का प्रोबेबिलिटी कर्व है बच्चों, उसमें क्या आ रहा है, 1 नोड आ रहा है बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस पे रहेगी, और उसके बाद बच्चों 0 होगी, और उसके बाद फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी। 0 होने का रीज़न है क्योंकि इसके आगे जो ब्रैकेट है, ये जो है बच्चों ये वाला पार्ट जो है एक समय पे जाकर के ये वाला पार्ट 2 के बराबर हो रहा होगा। जब ये 2 के बराबर हो रहा होगा तो पूरा वेव फंक्शन ये पार्ट हो गया 0 हो गया, तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो वहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। उसके बाद ये पार्ट क्या होने लगा, बड़ा होने लगा, मैक्सिमम होने लगा। स्टार्टिंग में जब तक यहाँ r डिस्टेंस जा रहा है, यहाँ तक ये क्या आता है बच्चों, ZR/A0 लेस है 2 से, लेकिन धीरे धीरे डिस्टेंस r बढ़ती जा रही है, तो ये वाला पार्ट क्योंकि r यहाँ पर आ रहा है न्यूमरेटर में, तो ये बड़ा होता जाएगा और एक समय जाकर 2 के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद जो है 2 से फिर ये वाला निगेटिव वाला पार्ट और बड़ा होगा, तो फर्दर ये इंक्रीज होना शुरू होगा। लेकिन उस समय जाकर बच्चों ये एक समय के बाद जो है मैक्सिमम जाकर के एक्सपोनेंशियल वाला डोमिनेंट होगा, तो ये क्या करेगा, ग्राफ को नीचे लेके आएगा। तो इस तरह से 2s में बच्चों क्या आता है, एक रेडियल नोड आता है। जो रेडियल नोड का जो फार्मूला है बच्चों, रेडियल नोड सीधा आप रेडियल नोड किसी भी ऑर्बिटल के अंदर निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्या है बच्चों, n-l-1। तो 2s ऑर्बिटल की बात करूंगा तो उसमें कितना आ रहा है, एक रेडियल नोड आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है उसमें n, आगे चले कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, माइनस s ऑर्बिटल के लिए l क्या होता है बच्चों, 0 होता है, -1, तो क्या आना चाहिए, 1 रेडियल नोड आना चाहिए। और एंगुलर नोड जो होते हैं बच्चों, एंगुलर नोड कह दें या फिर क्या कहते हैं बच्चों, स्फेरिकल नोड भी इनको बोल सकते हैं। स्फेरिकल नोड जो होते हैं वो एल के बराबर होते हैं, तो स्फेरिकल नोड एस ऑर्बिटल में होता नहीं, क्योंकि उसके लिए एस ऑर्बिटल के लिए जो है बच्चों एल इक्वल टू 0 होता है, तो उसमें एंगुलर नोड तो होता नहीं। दो तरह के नोड होते हैं, एक होता है रेडियल नोड होते हैं बच्चों n-l-1, और स्फेरिकल नोड क्या होते हैं, स्फेरिकल नोड कहते हैं या फिर बच्चों क्या कहते हैं, एंगुलर नोड कहते हैं, वो होते हैं एल के बराबर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रेडियल नोड 2s में आया क्या, 1 आया, जो कि इस वेव फंक्शन से भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक बार रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों उसकी, एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों आगे चलते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ आई होप यहाँ पर समझ में आए होंगे। R square represent the probability. This means that probability of finding the electron should be maximum at the nucleus. तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम होगी प्रोबेबिलिटी, जो न्यूक्लियस पे मैक्सिमम होगी। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस एनोमोली सोल्व बाय द रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हमने जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि बच्चों न्यूक्लियस के ऊपर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, लेकिन ऐसा तो ट्रू नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमने जो है बच्चों क्या कहा कि रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व आगे बनाए हुए हैं। ये क्या थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थे। यहाँ पर जो हमने देखे हैं वो कौन से थे बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थे। अब आगे देखने जा रहे हैं हम बच्चों रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस आएगा उसको यहाँ पे देखते हैं। तो इन दोनों में क्लियर कट बात है कि जब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह रहे हैं तो एस ऑर्बिटल में उसके न्यूक्लियस पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की न्यूक्लियस पर है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व हम किस तरह से क्या कर रहे हैं बच्चों, रेडियल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑफ द थिकनेस। तो बच्चों सेल का जो वॉल्यूम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है बच्चों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बॉन्ड में देखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू करते हैं हम बच्चों डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट। लेकिन हम कहीं बात करें स्फेरिकल्स की, तो स्फेरिकल सेल की बात करें बच्चों, तो जो वॉल्यूम होता है बच्चों, वॉल्यूम को हम किस तरह लिख सकते हैं, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पर जो ये एरिया है रिंग का एरिया, तो वो है 4 पाई r स्क्वायर करें,
और ये जो डिस्टेंस है ये कहें डी आर, तो बच्चों ये वॉल्यूम बन जाता है। ये सेल का वॉल्यूम है, जो सेल ऑफ थिकनेस डी आर हो और उसका जो रेडियस है, उसका जो एरिया है, स्फीयर का जो एरिया बच्चों आ रहा है, स्फीयर का एरिया जो कितने बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर के, इनटू क्या आ गया बच्चों डिस्टेंस आ गई, तो ये क्या बन जाता है बच्चों मिलके वॉल्यूम बनाता है। तो यहाँ पर जो रेडियल प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं बच्चों, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो गया यहाँ, क्योंकि स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, उसका वॉल्यूम हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो ग्राफ लोड किया जाएगा, किसका मतलब बच्चों आ गया प्रोबेबिलिटी डी आर इजकल टू आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो पी आर यहाँ पर क्या हो गया वेव फंक्शन, जैसे रेडियल वेव फंक्शन ले रहे हैं ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब ग्राफ जो प्लॉट किया जा रहा है बच्चों, ये हमें बताएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है पर्टिकुलर उस स्फेरिकल सेल में, उस वॉल्यूम में। तो एक एक्सेस पे हम खाली आर स्क्वायर ना लेकर के इसके साथ टर्म क्या ले रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर टर्म ले रहे हैं, और दूसरी तरफ न्यूक्लियस से डिस्टेंस ले रहे हैं, तब ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों दो का प्रोडक्ट हो गया, एक तो वेव फंक्शन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट में क्या ले रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर ले रहे हैं। द रेडियल प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी कर्व जो कहला रहे हैं क्या कहला है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहला रहे हैं। पहले हमने देखे थे खाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग 4 पाई आर स्क्वायर इंटू वेव फंक्शन वर्सेस आर। तो यहाँ पर क्योंकि दो प्रोडक्ट हो गए हैं, तो बच्चों न्यूक्लियस पे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ न्यूक्लियस है उससे आर, ये बच्चों डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस पे आर क्या हो जाएगा 0 रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा आर, तो न्यूक्लियस से जैसे डिस्टेंस आ रहे हैं, लेकिन आर इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाला जो फंक्शन है आगे 4 पाई आर स्क्वायर ये इक्वल टू आर इक्वल टू 0 पर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है फिर धीरे धीरे क्या होगा आर इंक्रीज होगा, तो धीरे धीरे क्या आर बच्चों इंक्रीज होगा, आर इक्वल टू 0 है, तो वेव फंक्शन यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों ये वाला पार्ट 0 बन रहा है, किसकी वजह से भी 0 बनने लगा है, ये इस पार्ट की वजह से 0 बनने लगा, आर इक्वल टू 0। जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट क्या होता जा रहा है बच्चों इंक्रीज होता जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, लेकिन एक समय के बाद क्योंकि वहाँ पर क्या है एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, रेडियल पार्ट में आर वाले पार्ट में क्या एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, वो क्या हो जाएगा डोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा, तो ग्राफ को नीचे लेकर के आएगा। तो कुल मिलाकर के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और रेडियल प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर टर्म ये एक्स्ट्रा यहाँ पर लेते हैं हम, क्योंकि हम देखते हैं वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हम देखने लगे कि जो स्फीयर है उसकी सरफेस पर कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो क्योंकि अगर रेडियस काफ़ी छोटी है जैसे न्यूक्लियस की सरफेस पर आर इक्वल टू 0, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या कह रहे हैं हम 0 है। तो ये ग्राफिक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एस ऑर्बिटल के लिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जबकि पीछे वाले जो ग्राफ देखे हमने जिसमें आर पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पर न्यूक्लियस पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी, उन ग्राफ को क्या कह रहे हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोल रहे हैं, ना कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दीज आर कॉल्ड सच प्लॉट आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन एस ऑर्बिटल के लिए लेकिन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर दो का प्रोडक्ट है 4 पाई आर स्क्वायर न्यूक्लियस पे 0, तो ग्राफ पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आर वाले पार्ट में क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल, वही समय के बाद डोमिनेंट होने लगता है, तो क्योंकि माइनस में ये टर्म आर और बढ़ेगा तो ये इसको नीचे लेके आएगा, तो ये 1s के लिए बच्चों क्या रहा है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सेकेंड बच्चों ये 2s के लिए रहा, अब 2s के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा न्यूक्लियस से ही रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा, पहले वाली टर्म क्या रहती है 2 से स्मॉल रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगा आर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं, तो जेड आर अपॉन ए नोट किसके बराबर हो जाएगा एक समय पर 2 के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ पर क्योंकि ये 0 हो गया, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो वेव फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है बच्चों नोड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है 0 रहती है। उसके बाद फर्दर ये पार्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट क्या हो गया अब 2 से बड़ा हो गया, तो ये पार्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक समय के बाद जो है जा करके ये वाला जो पार्ट है एक्सपोनेंशियल ये डोमिनेट करने लगेगा, तो ये कर्व को नीचे लेकर आएगा। ठीक है, फाइनली ये ग्राफ इसका हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 1s और 2s के लिए। बच्चों आगे दूसरे ग्राफ्स देखते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है 4 पाई आर स्क्वायर का और आर स्क्वायर जो वेव फंक्शन है हमारा। एट द न्यूक्लियस दो आर स्क्वायर इज लार्ज, आर स्क्वायर तो बच्चों लार्ज है न्यूक्लियस पर, बट आर इक्वल टू 0 पर
बट आर इक्वल टू जीरो, हैंस द रेडियल प्रोबेबिलिटी एट द न्यूक्लियस इज जीरो, क्योंकि यहाँ पर आर इक्वल टू जीरो तो ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, जीरो बना, और दोनों क्या है, प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन में, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, रेडियल प्रोबेबिलिटी एट द न्यूक्लियस क्या हो जा रही है बच्चों, जीरो हो जा रही है। एज द आर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आर इंक्रीज करता है 4 पाई आर स्क्वायर इंक्रीजेस, 4 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज करेगा, बट आर स्क्वायर डिक्रीजेस, आर स्क्वायर क्या डिक्रीज करेगा, रीजन क्या, आर स्क्वायर में क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, एंड एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ये वाली बच्चों यहाँ पर आ रही है जेड आर अपॉन ए जीरो, जेड आर अपॉन ए जीरो, जैसे जैसे बच्चों आर इंक्रीज होगा तो ये वाली टर्म क्या करेगी, वो डिक्रीज होगी, कम होगी। एज द प्लॉट आर ऑब्टेन एज सोन, तो इस तरह से प्लॉट ऑब्टेन होते हैं जैसे कि हमारे दिखाए गए, पहले रेडियल पार्ट इंक्रीज हो, जो आर पार्ट ये वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो रेडियल पार्ट है वो एक समय के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो डोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर जैसे जैसे आर इंक्रीज हो रहा है तो ये तो वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन ये डिक्रीज करेगा, लेकिन एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टर्म क्या आ रही है, ई की पावर में आ रहा है जेड आर स्क्वायर अपॉन ए नोड आर, जेड आर अपॉन ए नोड आर है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ग्राफ आए, तो हमने देखा बच्चों ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, फिर इंक्रीज जाएगा, फिर डिक्रीज जाएगा। तो एस के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, एक बार इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, फिर नोड आ रहा है, और फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन 3s के लिए क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर ये 3 बार ये जो टर्म आई है बच्चों 27 माइनस 18 जेड आर अपॉन ए जीरो, तो ये क्या होगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेड आर आर स्क्वायर अपॉन ए नोट, एक्सपोनेंशियल से पहले वाली जो टर्म है ई की पावर माइनस जेड आर अपॉन 3a नोट। तो बच्चों इसकी ये इक्वेशन की 2 आर ऐसी वैल्यू होंगी जो कि इसको किसके बराबर बना रही होंगी, इस इक्वेशन को जीरो के बराबर, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आर की ऐसी वैल्यू होंगी 2 बार इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो सीधा सीधा बच्चों जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा तो ये जो ब्रैकेट में ये 2 बार आर कंटिन्यूस न्यूक्लियस से दूर जा रहे होंगे, तो 2 बार आर की ऐसी वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी जीरो के बराबर। तो इसलिए इसमें क्या आएंगे बच्चों, 2 बार नोट्स आएंगे आर इक्वल टू जीरो के। ठीक है, 3s ऑर्बिटल के लिए कहानी यही है बच्चों। पहले ये वाली टर्म क्या होगी, आर बढ़ने पर ये टर्म क्या होती है, इंक्रीज हो जा रही है, एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे ये इंक्रीज हो रही है लेकिन एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेंट हो गई उसके बाद, तो डिक्रीज लेकर के आ रही है, ये इक्वल टू जीरो कहाँ पर हो गया, जब ये टर्म आर की एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पर ये वाली ब्रैकेट क्या हो रही है, जीरो के बराबर हो रही है। फर्दर ये जीरो हो गई, उसके बाद फर्दर ये वाली ब्रैकेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी आर इंक्रीज होने पर, तो ये आर इन पर फिर एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेंट हो जा रही है, तो ये ग्राफ को नीचे ला रही है। फर्दर आर की ऐसी वैल्यू आई जब जहाँ पर ये पूरी ब्रैकेट क्या हो जा रही है बच्चों, इज इक्वल टू जीरो हो जा रही है, तो फर्दर हमारा क्या मिल रहा है, नोड मिला है। फर्दर इंक्रीज होने पर इसकी वैल्यू फर्दर इंक्रीज होगी आर बढ़ने पर, और एक समय के बाद एक्सपोनेंशियल टर्म उसको डिक्रीज लाएगी। इस तरह 3s में बच्चों कितने रहते हैं, 2 नोड्स रहते हैं। इनके रेडियल नोड जो है बच्चों कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि रेडियल नोड होता है n माइनस एल माइनस 1। 3s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्योंकि आगे चल रखा रहता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 3 माइनस एल, एस के लिए बच्चों 0 माइनस 1, तो 2 रेडियल नोड्स आने चाहिए, 2 रेडियल नोड्स आए हुए हैं। और दूसरे होते हैं बच्चों एंगुलर नोड कहें या फिर स्फेरिकल नोड कहें, वो होते हैं एल के बराबर। तो स्फेरिकल नोड तो इसमें है नहीं, एस के लिए एल क्या होता है, 0 होता है। नीचे बच्चों कुछ ग्राफ हैं 2p के लिए, तो ये बच्चों वेव फंक्शन रेडियल वेव फंक्शन किसके लिए है, 2p ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों अगर r इक्वल टू, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, p जो ऑर्बिटल आता है बच्चों इस तरह, और न्यूक्लियस पे उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, 0 रहती है। तो ये वेव फंक्शन सीधे सीधे पहचाने जा सकते हैं बच्चों। r की पावर में क्या रहता है, 1 रहता है, r की पावर l कहें तो, क्योंकि r इक्वल टू 0 पर ये क्या आएंगे, फंक्शन 0 हो जाएंगे। जबकि आप s के ऑर्बिटल देखोगे तो r इक्वल टू 0 पर वो 0 नहीं होते हैं। r इक्वल टू 0 रखोगे तो खाली ये वाला पार्ट 0 होगा, ये आ गए, यहाँ पे 0 को रखोगे तो बच्चों e की पावर क्या हो जाएगा, 0, फिर भी 1 हो रहा है, तो ये वाला पार्ट फिर भी बचा रह जाएगा। तो क्योंकि जो s की शेप है वो न्यूक्लियस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी है, वो वहाँ पर 0 नहीं हो रही होती। p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, वहाँ न्यूक्लियस पर क्या है, 0 है। तो ये जो फंक्शंस हैं, तो यहाँ पर एक r जरूर रहेगा p ऑर्बिटल में, जो कि पूरे वेव फंक्शन को 0 होने पर पूरे वेव फंक्शन को 0 बना रहा होगा न्यूक्लियस पर। तो यहाँ पर बच्चों इसका ग्राफ खींचोगे, r इक्वल टू 0 पुट करोगे, रेडियल ग्राफ है तो ये वाला पार्ट तो वैसे भी 0 बना रहा है। अगर ये नहीं भी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ना लेकर के, तो रेडियल में क्या कर रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 4 पाई r स्क्वायर ले रहे हैं।
अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी इनके लिए, तब भी ये न्यूक्लियस पर जीरो होंगे, क्योंकि इनमें क्या आ रहा है बच्चों, आर आ रहा है टर्म। ये आर इक्वल टू जीरो रखोगे तो पूरे का पूरा टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी ये किसके लिए है बच्चों, ये 2p के ऑर्बिटल के लिए, ये तो है 3p के लिए वेव फंक्शन। तो यहाँ पर ये भी फंक्शन आर इक्वल टू जीरो है। ये वेव फंक्शन है बच्चों 3d के लिए। 3d के लिए बच्चों आर की पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ से अगर आर की पावर एल जानना है इन वेव फंक्शन से, तो आर की पावर देख सकते हो, ये किस पैटर्न चला, आर की पावर एल। एल क्या है बच्चों, यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर। पी के लिए क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, एल 1 होता है पी ऑर्बिटल के लिए। तो बच्चों ये वाला ग्राफ जो है केवल क्या होगा, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पर पहला ग्राफ है बच्चों इसके लिए 2p के लिए। तो यहाँ पर बच्चों एक r है, r की वैल्यू बढ़ेगी, तो जैसे जैसे r बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले ये बच्चों ये वाला फैक्टर डोमिनेंट है, तो r की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती रही है, लेकिन एक समय जाकर के एक्सपोनेंशियल डोमिनेंट हो गया तो वो डिक्रीज कर रहा है। ऐसे बच्चों ये किसके लिए, 3p के लिए। 3p के लिए एक पर्टिकुलर जब जेड आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक समय आएगा जब ये 6 के बराबर हो जाएगी, तो पूरे के पूरे ग्राफ को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो बच्चों जीरो से स्टार्ट होगा, ये न्यूक्लियस यहाँ पर, इससे डिस्टेंस आर इंक्रीज हो रही है, इधर ले रहे हैं 4πr² और r²। तो पहले बच्चों क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज करेगा एक समय के बाद। ये इंक्रीज होता आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल जब डोमिनेंट हो गया डिक्रीज होगा, लेकिन एक समय आया जब ये वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा था, ये किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। 6 के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। उसके बाद फर्दर ये इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रैकेट वाला जो फंक्शन है, तो यहाँ पर फर्दर डिक्रीज, फिर एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक समय के बाद वो डोमिनेंट हो गया, तो इसको फिर से नीचे जीरो ले आया। तो 3p जो ऑर्बिटल है बच्चों, इसमें केवल एक नोड होता है। आप देख सकते हैं n-l-1 जो कि फंक्शन है रेडियल नोड के लिए। नोड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो। तो यहाँ पर n इक्वल टू 3p, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, p के लिए बच्चों 1 होता है, -1, तो ये आ गया 1। तो एक नोड आया है बच्चों, ये जो ग्राफ आया है इसका 3p का। ऐसे 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल में बच्चों क्या कितने नंबर ऑफ नोड होंगे, क्या फार्मूला, n-l-1, 3l होता है इसके 2 -1 मतलब 0 नोड। आप यहाँ से देख भी सकते हो बच्चों, r की वैल्यू जैसे जैसे, ये किसके लिए, 3d के लिए वेव फंक्शन है बच्चों, ये रेडियल पार्ट का। तो r की कितने स्क्वायर है, -ZR/3 है 0। तो ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है बच्चों, ये रेडियल पार्ट इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। तो r का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है इसके साथ में जो कि r वाले पार्ट को जो है बच्चों जीरो बना रहा हो। तो इसके लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं, केवल एक बार क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो 3D में कोई भी हमारा रेडियल नोड नहीं आता है। तो बच्चों रेडियल मतलब यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी दिखाई है न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, तो किस तरह से ग्राफ की किस तरह से बच्चों प्रोबेबिलिटी उनकी डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे डिस्टेंस जाए न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। बात आती है शेप की। तो शेप में हमें तो क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एंगल के हिसाब से। हमने खाली डिस्टेंस की, न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो किस तरह से प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पास जाने की डिक्रीज हो रही है। केवल रेडियस, हमने रेडियस की डिस्टेंस की बात की थी, अब बात आती है एंगल की। तो एंगल होगा तो हमारी बात कर रहे हैं हम शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। तो बच्चों जो एंगुलर पार्ट है स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, उसमें बच्चों कोई भी फंक्शन नहीं है, खाली क्या आता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, यहाँ पर एक रहता है, ये कांस्टेंट है। तो रेडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस ऑर्बिटल में बच्चों स्फेरिकल रहती है, क्योंकि एंगल पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शन बच्चों रहता नहीं है। एस स्फेरिकल रहेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो 1s का वो बच्चों कैसा हो गया, ये स्फेरिकल हो गया। लेकिन अगर 2s की बात करें तो डिस्टेंस में हमने देखा 2s का रेडियल फंक्शन जो कर्व आ रहा था बच्चों किस तरह से आ रहा था, एक बार डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। तो एक बार नोड आता है, डिस्टेंस जैसे इंक्रीज करेंगे और एंगल पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर बच्चों पहले तो चारों तरफ एंगल पर डिपेंड नहीं करी, लेकिन एक बार जब डिस्टेंस पे जाएंगे तो एक बार क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो रही है, तो बीच में जीरो पार्ट रहेगा, फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर रह रही है जो कि एंगल पर डिपेंड नहीं करती, स्फेरिकल है। तो ये ऑर्बिटल की शेप हो गई बच्चों 2s की। 3s में देखेंगे, 3s का रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ हमने क्या देखा था बच्चों, एक बार जीरो फिर सेकेंड टाइम जीरो फिर 2 नोड्स आ रहे हैं यहाँ पर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे। तो पहले बच्चों एंगल पर डिपेंड करेंगे नहीं, तो क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन एंगल पर डिपेंडेंट है नहीं, केवल यहाँ पर कांस्टेंट आया है जो कि वेव फंक्शन हमने पीछे निकाले हुए हैं।
लेकिन फिर उसके बाद डिस्टेंस के साथ जैसे जाएंगे, एक बार इंक्रीज हुई है फिर जीरो हो गई है, फिर उसके बाद इंक्रीज हुई है फिर जीरो हो गया, फिर थर्ड फंक्शन आया है, ठीक है। और एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, केवल डिस्टेंस के साथ में 2 बार क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हुई है, तो यहाँ पर क्या है 2 नोड्स आए, ये ऑर्बिटल हो गया 3s। और कोई भी एंगुलर नोड नहीं है, एंगुलर नोड मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जाए, तो इस तरह नहीं, यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फिर एंगल पे इधर गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हुई, ऐसा एस ऑर्बिटल में नहीं होता। न्यूक्लियस के चारों तरफ चलोगे तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, केवल डिस्टेंस के साथ में बीच बीच में वो जीरो हो रहे हैं। नेक्स्ट शेप देखते हैं बच्चों, पी ऑर्बिटल की किस तरह से शेप निकल करके आती है। तो जब इसके एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन हमने देखे बच्चों, जैसे कि एन इजकल टू, यहाँ पर एल इजकल टू 1, एल इजकल टू 1 हो गया, तो इसका मतलब किसके लिए हो गए, पी ऑर्बिटल्स के लिए हो गए। एम क्या है इसके लिए बच्चों, जीरो है। तो इन ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि इस ग्राफ को प्लॉट करने की हम कोशिश करें एंगुलर पार्ट को, तो इससे पहले हम समझे बच्चों, हमने जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में बच्चों चेंज करना वहाँ पर सीखा था, पीछे इसकी वीडियो बनाई थी। तो थीटा लिया था बच्चों, जेड एक्सिस से एंगल लिया था थीटा हमने, और फाई लिया था बच्चों एक्स एक्सिस से ये एंगल इस तरह से रोटेशन लिया था, जिसकी जो 0 से 2 पाई इस तरह से रोटेट कर रहा था, और ये थीटा जेड एक्सिस से रोटेट कर रहा था। तो और हम जानते हैं बच्चों साइन 0 इजकल टू 0 होता है, और मैक्सिमम साइन की वैल्यू होती है साइन 90 पर 1 हो जाती है। अगर इस ग्राफ को देखोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में किस तरह से ग्राफ चलेगा, उसको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, तो क्योंकि ये जो थीटा है जेड पर 0 होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सपोज न्यूक्लियस ये है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर 0 हो रही है, और मैक्सिमम कहाँ पर हो रही है, इसके 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो रही है। 90 डिग्री पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। यहाँ पर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं जेड एक्सिस पर, क्योंकि साइन 0 0 होता है, और मैक्सिमम कहाँ पर जा रही है 90 पे। इस तरह से जब ये 180 हो जाएगा साइन 180 भी क्या हो जाता है 0, तो इसके 90 पर कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दूसरी बात रही बच्चों कोस फाई, तो कोस फाई इस तरह से रोटेशन है, जेड एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस से फाई ले रहे हैं हम, तो कोस फाई जो मैक्सिमम रहता है, तो मैक्सिमम कहाँ पर रहेगा बच्चों, कोस फाई, कोस की वैल्यू कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है 1, और इसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और कितना कहाँ पर कोस 90 पर, कोस 90 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसकी क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लिया है, तो एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता चल रही है कि ये जो ऑर्बिटल है एक्स एक्सिस पर केवल रहेगा, क्योंकि जैसे ऐसे रोटेट करके जाएगा वाई पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई है, और फर्दर जब ये पूरा कोस 180 रोटेट कर जाएगा फिर भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो ऑर्बिटल है ये केवल पी एक्स ऑर्बिटल है। दूसरा बच्चों किस तरह से देख सकते हैं हम, साइन थीटा कोस फाई, तो साइन थीटा अगर हम दोबारा से फर्दर, ये हम आए थे बच्चों स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में हमने किया था, इसको फर्दर कार्टेशियन में चेंज करें, तो साइन थीटा कोस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं। इस वाली इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से साइन थीटा कोस फाई को क्या लिखा जा सकता है, एक्स अपॉन आर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर फर्दर हमें पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो ऑर्बिटल क्या हो गया बच्चों, केवल पी एक्स ऑर्बिटल ये हमारा हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, केवल एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये जेड एक्सिस हो गई, ये वाई, तो जेड और वाई पर ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ऐसे साइन थीटा साइन फाई से आप एंगल के हिसाब से भी रोटेट कर सकते हो, तो साइन थीटा जो मैक्सिमम रहेगा बच्चों, थीटा एंगल का जेड एक्स, साइन 0 क्या होता है बच्चों 0 होता है, तो जेड एक्सिस पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है 0 हो रही है। मैक्सिमम कहाँ पर हो रही है बच्चों, वाई पर मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, तो ये पी वाई है, क्योंकि साइन 0 यहाँ से ले रहे हैं, 180 पर भी साइन 180 भी क्या होता है बच्चों 0 होता है, तो जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई 0 हो गई इसकी। और साइन फाई देखोगे तो साइन फाई एक्स एक्सिस से लेते हैं बच्चों, फाई एंगल जो है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई, और मैक्सिमम जाएगा तो साइन 90 मतलब वाई एक्सिस पर, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मैक्सिमम कहाँ पर आ रही है, वाई एक्सिस पर आ रही है, जैसे जैसे हम रोटेट कर रहे हैं। और अदर प्लेसेस पर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पर ये फंक्शन क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, क्योंकि हम फाई जो ले रहे हैं एंगल किस कहाँ से कंसिडर किया हमने, एक्स एक्सिस से। वैसे सीधा सीधा इसको यहाँ से भी देख सकते हो, साइन थीटा साइन फाई क्या हो गया, साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू आ रहा है बच्चों वाई अपॉन आर, तो ये जो फंक्शन है केवल वाई पर है, जेड और एक्स पर 0 है। ऐसे बच्चों कोस थीटा की वैल्यू जो है ये केवल कोस थीटा, तो यहाँ से पता चला साइन फाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, केवल कहाँ पर है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थीटा ले रहे हैं
मैक्सिमम कोस कहाँ पर आएगी, जेड एक्सेस पर आएगी, क्योंकि बच्चों थीटा एंगल 0 है जेड एक्सेस पर, और कोस 0 1 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो ये केवल किस पर रह रहा है, जेड एक्सेस पर रह रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये किसके लिए ऑर्बिटल हो गया बच्चों, पी जेड के लिए हो गया। इस इक्वेशन से भी आप देख सकते हो केवल कोस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, जेड अपॉन आर आ रहा है। तो कन्वर्ट करें अगर इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें वापस, जो ये 3 इक्वेशंस हैं, पिछली वाली वीडियो से प्रीवियस में वीडियो कार्टेशियन किस तरह कन्वर्ट करते हैं वहाँ पर एक है। तो एक्स एक्सेस आर साइन थीटा कोस फाई है बच्चों, इनको फर्दर हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो कन्वर्ट करके हम देखें तो पहली इक्वेशन में एक्स अपॉन आर आ रहा है, वाई अपॉन आर आ रहा है, जेड अपॉन आर आ रहा है, जो कि हमें बता दे रहा है कि ये किस ऑर्बिटल के लिए, पी एक्स के लिए, किसके लिए बच्चों, पी वाई के लिए, और ये क्या है, पी जेड के लिए है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और थीटा की वैल्यू पुट करें तब भी आपको जो है को पी कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंगल के अकॉर्डिंग। तो बच्चों यहाँ पर ये 3 ऑर्बिटल की शेप निकल करके आई है। शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल, तो बच्चों डी ऑर्बिटल के लिए जब एल इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 है, तो उसके लिए बच्चों ये वेव फंक्शन निकल करके आया है। तो इसको किस तरह से देखा जाए बच्चों, साइन 2 फाई को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन फाई कोस फाई लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो 2 साइन फाई कोस फाई, साइन स्क्वायर थीटा को हमने साइन थीटा इंटू साइन थीटा का लिया, तो ये 2 चीज़ें बच्चों, 2 फंक्शंस आए। तो ये दोनों फंक्शन क्या है बच्चों, एक्स और वाई को प्रोडक्ट, क्योंकि एक्स इक्वल टू पीछे से देखा बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब देख रहे हैं एक्स और वाई ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से एक्स इंटू वाई के बराबर ये आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा कोस फाई 2 में। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये जो वेव फंक्शन है, ये क्या हो गया बच्चों, डी एक्स वाई के बराबर है। ये ऑर्बिटल कौन सी शेप देगा, डी एक्स वाई की शेप ये ऑर्बिटल हमें देगा। नेक्स्ट वेव फंक्शन बच्चों, ये जो वेव फंक्शन है तो ये डी में, क्योंकि डी का कहाँ से पता चला बच्चों, साइन की पावर 1 कोस की पावर 1, थीटा वाला जो उनकी पावर का एडिशन देखते हैं मैक्सिमम पावर। तो एल इक्वल टू यहाँ से पता चल रही है बच्चों क्या है, 2 है, एल इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, डी ऑर्बिटल हो गया। और एम क्या है, एम क्या है बच्चों, इसका एम हो सकता है, क्योंकि एम फाई है तो प्लस माइनस 1 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम जो फाई वाला पार्ट क्या ले रहे हैं, एम का मोड फाई लेते हैं। एम की वैल्यू, तो बच्चों यहाँ पर फाई से पता चलता है, फाई वाले पार्ट से एम पता चलता है, और थीटा वाले पार्ट से क्या चलता है, उनकी पावर से पता चलता है। और यहाँ पर बच्चों जो हमने देखे थे तो क्या था, सॉल्यूशन क्या था, साइन एम फाई हमारा सॉल्यूशन था। तो यहाँ से एम तो पता चल रहा है कि एम क्या है बच्चों, 1 है, लेकिन कौन सा वाला ऑर्बिटल है उसका कैसे पता चलेगा। तो आप देख सकते हो बच्चों, एक्स की मल्टीप्लिकेशन करो अगर जेड से, तो यहाँ पर बच्चों हमें पता चल रहा है कि ये वाई की मल्टीप्लिकेशन करो जेड के साथ में, साइन थीटा साइन फाई, और क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ये वाई जेड ऑर्बिटल है। तो कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों, डी वाई जेड ऑर्बिटल है, डी वाई जेड ऑर्बिटल है। नेक्स्ट बच्चों ये ऑर्बिटल देखें तो ये जो आ रहा है फंक्शन किससे आएगा, एक्स और जेड की मल्टीप्लिकेशन से आएगा, एक्स और जेड की। तो यहाँ से पता चला है कि डी एक्स जेड ऑर्बिटल है। ये फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 फाई, तो यहाँ पे m क्या है बच्चों, m इक्वल टू आ रहा है 2 आ रहा है, और ये पावर वाला लेते हैं तो l इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 फाई, तो कोस 2 फाई को बच्चों फर्दर देख सकते हैं हम किस तरह से लिख सकते हैं, कोस 2 फाई को कोस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो इस तरह से साइन स्क्वायर कोस फाई माइनस साइन स्क्वायर साइन फाई। तो ये बच्चों यहाँ से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हमने लिए थे तो यहाँ पर देख सकते हो किसका एक्स स्क्वायर है और दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर है। तो ये जो ऑर्बिटल है बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए ऑर्बिटल है। तो डी एक्स वाई के लिए बच्चों क्या है, एम की वैल्यू कितनी रहती है, 2 रहती है, और डी ऑर्बिटल के लिए एल इक्वल टू क्या रहता है, 1 रहता है, या तो प्लस एम या फिर माइनस एम, उनमें से कुछ भी हो सकती है एम की वैल्यू। तो एल क्या रहता है बच्चों, 2 रहता है ना कि 1, एल इक्वल टू 1 तो किसके लिए बच्चों, पी ऑर्बिटल के लिए है। नेक्स्ट बच्चों 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये सीधा हमें पता चल रहा है कि जेड ऑर्बिटल होगा, क्योंकि जेड के लिए को भी चाहे तो डी जेड स्क्वायर होते हैं ऑर्बिटल, या फिर मान लिया पी जेड होते हैं, उन सब के जेड एक्सिस पे हमने एम इक्वल टू क्या माना है बच्चों, 0 कंसिडर किया हुआ है, इक्वल टू 0 कंसिडर किया हुआ है। तो ये मतलब फाई डिपेंडेंट नहीं रहता है,
5 पर डिपेंडेंट नहीं रहती वैल्यू। तो यहाँ से सीधा ही पता चल गया बच्चों क्या है, ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर है, 5 वाला वर्ड नहीं है तो जेड वाला ऑर्बिटल रहेगा। तो इसको बच्चों यहाँ पर 3, तो ये ऑर्बिटल क्या आ गया, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हो गया, डी जेड स्क्वायर 3 जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, कोस स्क्वायर थीटा को जेड अपॉन आर यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है 3 जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, तो आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया है। तो इस तरह से बच्चों ये ऑर्बिटल जो रहे हो गया, कौन से के लिए हो गया, केवल जो फंक्शन है केवल जेड एक्सेस पर है, तो ऑर्बिटल क्या रहेगा, डी जेड स्क्वायर हो गया। डी जेड और स्क्वायर की शेप क्या रहती है बच्चों ये, और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है एक्स वाई प्लेन पर। तो एक्स वाई प्लेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों रहती है, ये शेप्स हैं डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हम वेव फंक्शन से इनको पहचान भी सकते हैं। किस तरह से एंगल के अकॉर्डिंग ड्रा करोगे तभी इनकी वैल्यूज़ को आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एंगल पर वैल्यूज़ ये डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ये बच्चों क्या है एक्स वाई, तो ये ऑर्बिटल जो है किस पर रहेगा, एक्स वाई के मिड में रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर रहेगी, केवल एक्स वाई के मिड में रहेगी, ना तो एक्स एक्सिस पर रहेगी ना वाई एक्सिस पर रहेगी, क्योंकि थीटा जो एंगल ले रहे हैं जेड एक्सिस से ले रहे हैं और साइन थीटा जेड एक्सिस पर, थीटा हो गया 0, तो जेड एक्सिस पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही नहीं रहेगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कहाँ पर पहुँचेगी, दूसरा बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन 2 फाई टर्म आ रहा है, फाई टर्म लेते हैं हम एक्स एक्सिस से, फाई टर्म जो ऊपर लिखा हुआ है, तो फाई टर्म हमने किस तरह से किया था बच्चों, एक्स एक्सिस से हमने उसको कंसिडर किया है फाई एंगल को। तो ये फाई मतलब एक्स एक्सिस पर 0 कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये फंक्शन जेड एक्सिस पर 0 कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिड में रहेगी, एक्स वाई के मिड में ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेव फंक्शन बना रहा है। तो बच्चों इस तरह से हम इनके ग्राफ प्लॉट करते हैं वेव फंक्शंस के। आई होप आपको ये थोड़ा सा ब्रीफली अंडरस्टैंड हुआ होगा कि इनके ग्राफ किस तरह से प्लॉट किए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखे बच्चों किस तरह से रेडियल और बच्चों एंगुलर नोड जो है, जैसे डी ऑर्बिटल के लिए हम देखेंगे एंगल देखें, तो बच्चों यहाँ पर जैसे डी एक्स वाई ले लिया, तो बच्चों यहाँ पर 2 एंगुलर नोड्स जाते हैं, नोडल प्लेन्स जाते हैं डी ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि जो एंगुलर या स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड जो होता है इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है। तो डी ऑर्बिटल के लिए एल क्या है बच्चों 2 है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स डी ऑर्बिटल में 2 जा रहे हैं। डी जेड स्क्वायर में क्या निकल रहा है बच्चों, डी जेड स्क्वायर में 2 कोन्स निकल रहे हैं। एंगुलर प्लेन ना निकल करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कोन पर जो भी इस तरह से है 2 कोन्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है 0 है, ठीक है। बाकी के अंदर तो 2 नोडल प्लेन्स जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखोगे तो बच्चों यहाँ पर एक नोडल प्लेन, एक प्लेन तो ये रहा, इस तरह से 2 प्लेन्स हैं जो कि इसको कट कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। ऐसे बच्चों एक प्लेन ये रहा और एक ये प्लेन ये रहा, एक्सेस कह रहा हूँ, एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा, इसमें भी 2 प्लेन्स चले गए, यहाँ पर एक रहा। और पी जेड में केवल एक ही प्लेन रहता है, एक प्लेन रहता है, क्योंकि पी एल इक्वल टू क्या है 1 है। एस ऑर्बिटल में एक भी नोडल प्लेन नहीं है, ठीक है। और डी में कितने आ गए 2 नोडल प्लेन आ गए। ऐसे बच्चों एफ ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल के लिए एल हो गया 3, तो उसमें 3 नोडल प्लेन जाएंगे। डी ऑर्बिटल के लिए एल क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 नोडल प्लेन कट कर रहे हैं उसको, एफ के लिए 3 होगा। तो एंगुलर नोड्स जो होते हैं इनमें कितने बराबर होते हैं, एंगुलर नोड इक्वल टू होता है एंगुलर नोड एल के इक्वल होता है। एंगुलर नोड किसी भी ऑर्बिटल में एल के इक्वल होता है, और रेडियल नोड जो होते हैं n - l - 1 के इक्वल रहते हैं। बच्चों इस वीडियो में इतना ही।